नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुनीता भास्कर और आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर कुमार मंगलम जी। नमस्ते। तो स्वागत है मंगलम जी आपका। बहुत समय बाद आप भी रेडियो में आए हैं हमारे श्रोताओं के लिए कुछ लेकर। तो दोस्तों, अभी एकदम एडमिशन चल रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंटर पास आउट होते हैं, उसके अलावा बहुत सारे लोग जो जॉब कर रहे हैं, अपनी डिग्री एनहांस करना चाहते हैं। तो बहुत तरह के लोग इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जो लोग हिंदी सब्जेक्ट लेते हैं उनको किस तरह से हिंदी पढ़नी चाहिए, हिंदी में क्या क्या करियर की संभावनाएं हो सकती हैं, क्या हिंदी कोई इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट भी है, इसके साथ क्या कुछ और भी आप लोग ले सकते हैं, बीए में, एमए में, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कुछ इस तरह की अनौपचारिक चर्चाएं हम करेंगे मंगलम जी। तो सबसे पहले तो बताइए कि जो हिंदी में जो स्टूडेंट आ रहे हैं आपके पास में, वो किस तरह का स्टूडेंट है। वो क्या कोई लेखक बनना चाहता है, कोई कवि बनना चाहता है, या प्रोफेसर बनना चाहते हैं लोग, क्या क्या सपने लेकर आते हैं बच्चे? जहाँ तक मेरा अनुभव है सुनीता जी, हिंदी भाषा एक अनुशासन के रूप में पढ़ने वालों की संख्या दो तरीके से होती है। एक तो शौक के तौर पे कि हमें हिंदी पसंद है, और दूसरी जो स्थिति है हिंदी पढ़ने वालों की, वो द्वितीयक प्रतिभा के लोगों की है। प्राथमिक प्रतिभाएं आज भी जिस हिसाब से हमारा समय और समाज निर्मित हुआ है और जिस विषयों की काफी मांग है समाज में, उन विषयों में हिंदी कहीं उपेक्षित सी है। क्या बात है। हिंदी को एक भाषा, एक माध्यम, अथवा यह मान लेना कि हिंदी तो आती ही है, हिंदी पढ़ करके क्या होगा। तो हमारी जो प्राथमिक प्रतिभाएं हैं वह इंटरमीडिएट के दरमियान गणित की ओर, भौतिकी की ओर, रसायन की ओर, जीव विज्ञान की ओर, क्योंकि इन विषयों के साथ जो है, जो समाज में आज भी सबसे ज्यादा रुतबेदार पद माने जाते हैं, डॉक्टर्स के, इंजीनियर्स के, और भी तमाम जो पद हैं, उसकी ओर भागदौड़ ज्यादा है, तो उनकी मांग अधिक होती है। तो हिंदी चयन करने के पीछे दो बड़ी वजहें सामने आती हैं छात्रों के सामने, जो मैं समझ पाया हूँ छात्रों को देखते हुए या अपनी खुद की पढ़ाई करते हुए या तमाम विश्वविद्यालयों के अनुभव से, कि हिंदी को विषय के रूप में चयन करना एक द्वितीयक प्रतिभा के तौर पे देखा जा रहा है और देखा जाता रहा है। क्योंकि यह तो ठीक बात है कि अगर आप में से बहुत सारे लोग, अगर 10 लोगों से आप पूछेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि 10 में से लगभग 10 ऐसे जवाब आएंगे जिसमें कोई शिक्षक नहीं बनना चाहता होगा। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि शिक्षकों की जैसी छवि हमारे समाज ने गढ़ी है, उसमें शिक्षक तो हम सबको चाहिए, लेकिन शिक्षक हम में से कोई बनना नहीं चाहता। शिक्षक ग्लैमरस पोस्ट नहीं है, उसके साथ वह ग्लैमर नहीं है। आप भारतीय फिल्मों को देखिए, उसमें खास करके अगर हिंदी के शिक्षक होंगे तो वो कुर्ता पहने हुए, झोला लटकाए हुए और बहुत रखे हुए, हाँ, बहुत पारंपरिक छवि और बहुत देशज, और उस धोती पहने हुए, क्लिष्ट जो भारी भरकम हिंदी के शब्द हैं उसको बोलते हुए। तो ऐसी छवि हमारे समाज में हिंदी पढ़ने वालों की भी है, हिंदी पढ़ाने वालों की भी है। तो ऐसे में हिंदी को मैं एक नकारात्मक पक्ष की ओर से अपनी बातचीत इसलिए शुरू कर रहा था कि यह समाज की स्थिति है, लेकिन हिंदी जिस तरीके से बाजार के गर्भ से पैदा हुई, हिंदी और उर्दू दो ऐसी भाषाएं हैं जो पूर्णतः बाजार से विकसित हुई हैं। हिंदी कोई ऐसी भाषा नहीं होता तो मर चुकी होती, नहीं मरी नहीं होती। अच्छा। भाषाएं तब मरती हैं जब उसके बोलने वाले नहीं रहते। हिंदी
एक क्षेत्र की भाषा थी खड़ी बोली के रूप में। अवधि नहीं मरी, ब्रज नहीं मरी, एक समय की साहित्यिक भाषाएं थी, जिसे हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, भक्ति काल, उसकी भाषा ब्रज और अवधि है, हिंदी नहीं है। हिंदी तो बिल्कुल 19वीं शताब्दी की भाषा है। ये तो हिंदी जो है वो अंग्रेजों के आने के बाद की भाषा है भारत की। हिंदी का जो व्यापक परिदृश्य निर्मित होता है वह तो हिंदी में जब हिंदी प्रदेश में जब नवजागरण आता है तब की भाषा है। 1900 ईस्वी से हिंदी का प्रसार वगैरह शुरू हुआ। और भारतेंदु जो 1900 के कवि थे वो कविताएं ब्रज में लिखते थे और गद्य हिंदी में लिखते थे। तो हिंदी बहुत पुरानी, या उर्दू, हिंदी और उर्दू का कोई भेद नहीं है। तो ये एक ऐसी भाषा है जो बाजार से पैदा हुई है, जो नए तकनीक के आने से पैदा हुई है। जो हिंदी एक ऐसी भाषा है भारत की जिसमें तकनीकी के लिए, बाजार के लिए, जो आज के समय की मांग है उसके लिए सर्वाधिक जगहें हैं हिंदी में। ऐसे में हिंदी एक ऐसी भाषा है हमारे समाज में आज के समय में कि विश्व बाजार हिंदी की ओर देख रहा है। और जब विश्व बाजार हिंदी की ओर देखेगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें मौके होंगे, और जब मौके होंगे तो इसको पढ़ने वाले भी होंगे, इसको समझने वाले भी होंगे। तो ये ऐसी पारस्परिकता है इन चीजों में कि समय के साथ हिंदी का परिदृश्य बदल रहा है, हिंदी बदल रही है, और हिंदी पढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही है, हिंदी की जरूरत बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और अभी तो हमारी सरकारें भी कोशिश कर रही हैं कि MBBS से लेकर तमाम सिलेबस को हिंदी में बनाया जाए, और ये दिक्कतें फेस की भी है यहाँ के बच्चों ने। अब खास करके नई शिक्षा नीति के आने के बाद जिस तरीके से भारतीय भाषाओं पर बल दिया जा रहा है वह निसंदेह ही हिंदी के विकास के लिए एक अप्रतिम चीज होने जा रही है। और देखिए, भाषा अध्ययन के साथ कुछ बुनियादी सुविधाएं भी होती हैं। जब आप हिंदी भाषा को पढ़ते हैं एक अनुशासन के तौर पे, तो अब जैसे जो रचनात्मक लेखन है वो इनहांस तो होता है, वो तो बढ़ता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उस भाषा की परंपरा की जो चीजें हैं उससे जब आप जुड़ते हैं तो जो आपकी अभिव्यक्ति का माध्यम होता है, जो पॉपुलर लिटरेचर है, भारतीय सिनेमा है, पर आज से 3 साल पहले जो क्षेत्रीय सिनेमा था उसके हिंदी अनुवाद कितने होते थे। लेकिन आज भारतीय सिनेमा को ही सिर्फ ले लें तो देखिए कि आज के समय में मजबूरी है, वो चाहे तेलुगु सिनेमा की मजबूरी हो, तमिल सिनेमा की मजबूरी हो, मलयाली सिनेमा की मजबूरी हो, बंगाली सिनेमा की मजबूरी हो, या हिंदी सिनेमा की भी मजबूरी हो, ये सारे सिनेमा के माध्यम एक दूसरे भाषाओं से संवाद कर रहे हैं, डब कर रहे हैं, एक दूसरे की पारस्परिकता की जरूरत है। तो हिंदी में अब इतने रोजगार हैं। बिल्कुल। तो क्यों चाइना से लेकर बाकी देशों की भाषाएं भी, कार्टून, टीवी सब आ रहे हैं, तो वॉइस ओवर के मौके मिले हैं, अनुवाद के मौके बढ़े हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट आप ये देखिए कि एक आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। जी जरूर। जब आप नैनीताल की ओर से हल्द्वानी में प्रवेश करेंगे, रानी बाग में, तो जहां से आप भीमताल की ओर मुड़ती हैं उसके इस तरफ एक बोर्ड लगा हुआ है प्रचार का, और बाजार कैसे बदला है, बाजार और भाषा के साथ, उसके क्षेत्रीयता के साथ क्या संबंध होता है, उस पोस्टर को देखते हुए समझा जा सकता है। अब तक बाजार में विज्ञापन की भाषा सार्वजनिक होती थी, सार्वजनीन होती थी, सबके लिए होती थी। अगर बाजार किसी प्रोडक्ट को पिक करता था, चुनता था और उसे बाजार में प्रचारित करने के लिए, विज्ञापित करने के लिए ले जाता था, तो उसकी भाषा ऐसी होती थी कि तमिल के लोग भी उसको समझ सके और हिंदी के लोग भी समझ सकें। लेकिन जिस बोर्ड की ओर मैं इशारा कर रहा हूं, एक मार्बल कंपनी के प्रचार का वो बोर्ड है। अच्छा। जिसमें यह लिखा हुआ है कि दीपू दा के मैगी स्टॉल की मैगी या चाय और उस कंपनी का मार्बल हम बेचने के साथ लगाने का भी सलाह देते हैं। तो जैसे दीपू दा का मैगी का स्टॉल और चाय के चयन में आप
नहीं कोई एक का चयन कर सकती, मैगी और चाय एक साथ आप ऑर्डर करती हैं, तो उस प्रचार का इंटेंसिटी जो है बाजार ये जो कर रहा है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बाजार लोकल को संबोधित कर रहा है। दीपू दा को हिंदी से भी नीचे आकर अब आप लोकल और जो भाषाएं हैं, बोलियां हैं, वहां तक आ गए हैं। जिस क्षेत्रीयता पे, जिस देशजता पर बाजार पहुंच चुका है, उसमें हिंदी वो उसको भी कैच करना चाहते एक अहम रोल निभाने के रूप में मौजूद है हमारे सामने। आप देखिए ना, दक्षिण के भी जो राजनीतिक नेता हैं, उन्हें भी दिल्ली में आकर के हिंदी बोलना पड़ता है। नरेंद्र मोदी बनारस में जाते हैं तो भोजपुरी में बात करते हैं, और जब कुमाऊं में आते हैं तो कुमाऊनी में बात करते हैं। तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जो सत्ता के साथ जब जब उसका गठजोड़ हुआ है, उसने अपना रूप बृहद किया है। और इस मामले में हिंदी सौभाग्यशाली रही है। हिंदी के साथ ऐसी स्थितियां हैं कि आप हिंदी से पूरे विश्व में अब काम चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बगैर हिंदी के अंग्रेजी जैसी स्थिति, अनिवार्यता जो अंग्रेजी की थी वैसी अब अनिवार्यता नहीं है। आप हिंदी से भी काम चला सकते हैं, कोई न, क्योंकि बाजार का दबदबा है, सिनेमा का दबदबा है, कला माध्यमों का दबदबा है। तो ऐसे में हिंदी जो है एक अनुशासन के रूप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और जब हम लेखन की बात करते हैं हिंदी में, तो वो लेखन चाहे हिंदी में हो, चाहे कुमाऊनी में हो, चाहे किसी भी भाषा में हो, लेखन एक ऐसी चीज है जिसमें लेखक के लिए कविरेकः प्रजापति कहा जाता है। कवि जो है वह सर्जक होता है। उस कविता लिखने के लिए यह कहा गया, न स न्यायो न स कला। कोई ऐसा न्याय, कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसा कला, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे लेखक नहीं लिखता हो। तो हिंदी की अंतर अनुशासनिकता जो है, भाषा की जो अंतर अनुशासनात्मक कार्रवाई है, वह किसी भी विषय के लिए संभव है। अगर हम सामाजिक विज्ञान के सिद्धांत भी बोलते हैं, देते हैं, तो वह किसी भाषा में होता है। तो जाहिर सी बात है कि भाषा एक ऐसे अहम पड़ाव पर है आज के ज्ञान के मामले में। तब जब नई शिक्षा नीति लगातार भाषाओं पर बल दे रही है, तो हिंदी एक व्यापक भविष्य की ओर संकेत कर रही है, व्यापक मौके की ओर संकेत कर रही है। जब मौके हमारे पास ज्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें रोजगार भी होंगे। समाचार हो, लेखन हो, बाजार हो, अनुवाद हो, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको आप भाषा के माध्यम से कर सकते हैं। थोड़ा कैरियर के पक्ष पर आए तो बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कहना चाहती हूँ कि बड़ी अच्छी बात आपने रखी। तो आपके मैं देखती हूँ कि जो निचले स्तर के जो विद्यार्थी हैं, एकदम हम देखते हैं कि गांव के जो हमारे भाई बहन हैं, जैसे आपने कहा कि द्वितीयक भाषा के तौर पे लेते हैं, तो वही है कि मतलब दाल भात है हिंदी जी। तो मुझे लेकिन अब नहीं है मुझे, हाँ मतलब अभी भी निचले स्तर पे अगर हम देखें, अपने लेमन स्तर पे देखें, जमीनी स्तर पे, तो वहां पे अभी भी जैसे लड़कियां हैं प्राइवेट फॉर्म भरती, तो हिंदी उनका एक होगा ही होगा जी। हिंदी होगा, सोशियोलॉजी होगा। तो ये विषय सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है, मुझे लगता है ये सबसे ही एकदम रोज के दाल भात टाइप का बने हुए हैं। तो उन बच्चों को हम कैसे करियर के उन सोपानों तक पहुंचाएं कि देखो इसको सीरियसली लीजिए, आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं, और कैसे उनको लेखकीय दृष्टि से भी उनको समृद्ध करें, क्योंकि क्रिएटिव राइटिंग का जमाना है। हिंदी के विद्यार्थी मुझे लगता है कि इतने अच्छे तरीके से पढ़ते हैं शुरुआत से ही, तो वो और अच्छे बन सकते हैं अगर उनको थोड़ा सा दिशा दी जाए। आपकी डायरी से ही बात शुरू करूंगा। आपकी डायरी पे ये सिल्विया प्लाथ की पंक्ति लिखी हुई है। मैं लिखती हूँ इसलिए क्योंकि मेरे भीतर एक आवाज है जो हमेशा नहीं रहेगी। ये एक बृहद चिंता है प्लाथ की। प्लाथ अद्भुत कवित्री हैं हमारे इस विश्व साहित्य में। प्लाथ, जो सिल्विया प्लाथ हैं, एक समादृत नाम है। इनकी चिंता यह जरूर है कि जो अभिव्यक्ति के माध्यम हैं इनके पास नहीं रहेंगे, इसलिए वो लिखती हैं। तो दरअसल यह किसी के भी साथ, जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे लिखने पढ़ने के लोग हैं, चूंकि ये कला है, कौशल भी है। हिंदी एक, जब हम लोग बात करते हैं तो स्किल राइटिंग की बात करते हैं। रचनात्मक लेखन एक स्किल है, एक कौशल है, एक प्रविधि है। कविता को जब हम बात करते हैं तो कविता का एक अपना अनुशासन है। ठीक है कि
छायावाद तक आते आते जब निराला ने कविता के लिए मुक्त छंद प्रस्तावित किया, लेकिन उस मुक्त छंद का भी एक अनुशासन है, गद्य कविता का भी एक अनुशासन है। तो यह अनुशासन आपको सीखना पड़ेगा। अगर हम समाचार लेखन की बात करें, रेडियो वार्ता की बात करें, टेलीविजन की बात करें, पटकथा लेखन की बात करें, जो आजकल सिनेमा बन रहा है, वेब सीरीज, इनफैक्ट विज्ञापन के जो पकड़ने वाले, आकर्षक लगने वाली पंक्तियां होती हैं, तो यह सिर्फ पढ़ने से नहीं आएगा, यह स्किल है। इसके लिए आपको इस पूरे परिवेश को समझना होगा, और जब आप परिवेश को समझेंगी, जब आप, और सबसे जरूरी बात है, प्रतिभा से भी जरूरी बात जो है वह अभ्यास है। तो सिर्फ अध्ययन के लिए या अध्ययन की सुविधा, यह तो ठीक द्वितीयक इसलिए है यह भाषा कि हम लोग इसी में रहते हैं, इसी भाषा भाषी में हैं और इसका विचार करते हैं। हमें लगता है कि जब हम बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमें लिखना, पढ़ना और समझना आता है। आधी समस्या तो हल हो गई, आधी समस्या हल हो गई। लेकिन बाकी कहानी उपन्यास पढ़ना है, वो तो थोड़ा रोचक लगता ही है सबको, बिल्कुल रोचक लगते हैं, मनोभाव है, मनोजगत है, साहित्य है, सरस है। तो यह तो सुविधा है, लेकिन यह सुविधा कई बार विषय के अनुशासन की दृष्टि से असुविधा पैदा करती है। क्योंकि जब हम अनुशासन में आते हैं, जब हम हिंदी स्नातक के रूप में चुनते हैं, तो हमें हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ना होता है, हमें भाषा शास्त्र भी पढ़ना होता है, भाषा विज्ञान भी पढ़ना होता है, हमें भारतीय काव्य शास्त्र और पश्चिमी काव्य शास्त्र भी पढ़ना होता है। और बच्चे सबसे कठिन इसी विषय को मानते हैं, वो क्योंकि कविता और कहानी से एक अपनापे का संबंध बनता है, रट्टा मार के इस विषय को पास कर लेते हैं। लेकिन यह जरूरी इसलिए है कि जब तक आप अपनी परंपरा को नहीं जानेंगे, और आप किसी तीरंदाज को देखिए, जब वो तीर पीछे की ओर खींचता है तभी वो उतनी तेजी से आगे तो इसलिए हमें अपनी परंपरा को भी जानना है। तो जब परंपरा के रूप में यानी अनुशासन के रूप में जब हम हिंदी को देखते हैं, अब जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, जैसे रीतिकाल के कवि हैं, उन्होंने प्रकृति वर्णन भी किया है, उन्होंने नायक नायिका भेद का वर्णन भी किया है, और आज के कवि भी प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। आज पूरी एक बहस एंथ्रोपोसीन पे चल रही है, तो क्या वो एक जैसी है? तो इसे हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम विषयगत अनुशासन के रूप में इस चीज को नहीं समझेंगे। तो वह जो कैची लाइन विज्ञापन की जो जरूरत है, जो कहानियां तो बहुत सारी हैं, उसने कहा था जैसी सर्वश्रेष्ठ कहानी हिंदी के पास है, लेकिन जब उसने कहा था कहानी पर फिल्म बना, वो फिल्म फ्लॉप हुई। तीसरी कसम हिंदी की अद्भुत कहानी है, लेकिन जब मारे गए गुलफाम बनी, आज उसको कल्ट क्लासिक हम कहते हैं। रजनीगंधा जो फिल्म यही सच है मन्नू भंडारी की कहानी पर बनी, तो वो कल्ट क्लासिक बनी, लेकिन तत्कालीन सफलता इन फिल्मों को नहीं मिली थी, बाद में मिली। तो इसके पीछे का एक कारण यह है कि जो विज्ञापन है, जो हमारा बाजार है, वह कैसे काम कर रहा है, उसको समझते हुए जब हम साहित्य को पढ़ेंगे तो इसमें रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। और हमारा जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय है, वह इस तरह के कई कार्यक्रम चला रहा है। लिटरेचर में भी हमारे यहाँ नई शिक्षा नीति के आने के बाद तो हम लोगों ने जो भी विषय निर्मित किए हैं, बहुभाषिकता के साथ साथ इन मसलों को भी हमने रखा है। हमारे स्नातक में लोकप्रिय साहित्य का भी एक है। हमने इस पूरे रचना बीए के कोर्स का जो डिजाइन है हमारे यहाँ, हाँ नहीं बीए का भी, तो उसमें हम लोगों ने रचनात्मक लेखन को भी शामिल किया है कोर्स में, जिससे हमारे छात्र यह समझ सकेंगे, पढ़ सकेंगे कि हिंदी सिर्फ पारंपरिक ज्ञान और अनुशासन जिसे द्वितीय प्रतिभा के लोग बहुत आसानी से ले लेते थे, वैसा ही नहीं है। अब आपको थोड़ी तैयारी के साथ भी आना होगा। आप जब इंटरमीडिएट करके स्नातक में आते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप हिंदी साहित्य से परिचित हैं, कविताओं और कहानियों को समझते हैं और हिंदी के व्याकरण को समझते हैं, हिंदी का वाक्य विन्यास समझते हैं। तो इसके बाद फिर जब हम, चूंकि यह उच्च शिक्षा है, तो इसमें हम फिर कौशल पर बात करते हैं। तो हम यह सिखाते हैं कि समाचार कैसे लिखें, रेडियो वार्ता कैसे हो। हम यह सिखाते हैं कि अगर पटकथा लेखन करना हो तो
कैसे पटकथाएं लिखी जाती हैं, कैसे कोई सामान्य कहानी फिल्म की कहानी के रूप में कैसे तब्दील होती है, संवाद कैसे लिखे जाते हैं, डायलॉग्स कैसे होते हैं, विज्ञापन के लिए वो जो कैची लाइन है, ठंडा मतलब कोका कोला, यह भी भाषा ही है, यह भी भाषा ही है। तो भाषा का वह जादुई रूप आप अपने लेखन में कैसे लाएंगे, यह आप यहाँ स्नातक करते हुए समझ सकते हैं। बिल्कुल। मुझे याद आ रही कि जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं, उनके जब हम बच्चों से मिलते हैं, हिंदी वालों से, तो सबसे बड़ी दुर्दशा इन कॉन्वेंट स्कूलों में हिंदी की होती है और हिंदी टीचर भी उतना ही उपेक्षित रहता है। और जबकि इतना सारा काम है करने के लिए, अगर वो बच्चे थोड़ा सा भी मोटिवेट हों हिंदी के प्रति, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लेखन कर सकते हैं और बाजार के लिए अच्छी सेवा मतलब दे सकते हैं हिंदी की। दरअसल भारतीय परंपरा में जो मुझे लगता है कि यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है। भाषा शिक्षण जो है वह किसी विश्वविद्यालय, किसी विद्यालय या किसी शिक्षक का ही कार्य नहीं है। आज के तारीख में कितने ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को इस रूप में पढ़ाते हैं या पढ़ने को मजबूर करते हैं कि आप मोबाइल छोड़ करके कुछ देर भाषा में बात करें मुझसे। डिक्टेशन जो हमारे समय में लिखा जाता था, कितने गार्जियन अपने बच्चों को डिक्टेशन लिखवा रहे हैं। आज के कितने बच्चे प्राथमिक स्तर पर कहते हैं कि एक पन्ने, हम लोग प्रतिदिन हिंदी में और अंग्रेजी में सुलेख लिखा करते थे। तो यह एक सामूहिक जिम्मेदारी का मसला है और यह सामूहिकता के रास्ते ही, भाषा कोई व्यक्तिक चीज नहीं है, भाषा एक सामूहिक चीज है, सामूहिकता से विकसित हुई चीज है। इस भाषा पर एक सामाजिक दबाव हमेशा होता है। तो इस दबाव को समझने के लिए यह सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए। ये किसी सांस्थानिक प्रयास की ही जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि भाषा एक सामाजिक वस्तु है। तो ये सारी चीजें हैं, ये तैयारियां हैं, ये चुनौतियां हैं, लेकिन कोशिश हमें ये करना चाहिए कि स्कूल भी एक तरह का माहौल बनाए, परिवार भी एक तरह का माहौल बनाए बच्चे के लिए। बिल्कुल। तो वो बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छी वार्ता चर्चा आपने की। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए जो अभी नए नए एडमिशन ले रहे हैं, थोड़ा सा समझ आई होगी और बहुत ब्रॉडली वो समझे होंगे कि बहुत है संसार व्यापक हिंदी का, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होंगे। जो एकदम से उनके ना आत्मविश्वास एकदम खत्म हो जाता है अंग्रेजी के सामने, नहीं बिल्कुल, वो थोड़ा सा बरकरार आज रहा होगा। अंग्रेजी के सामने अब हिंदी का यह सामर्थ्य है कि वह आंख से आंख मिला सकती है। बहुत सारी संभावनाएं हैं, बस जरूरत है आपके समर्पण की। आप एक कदम चले, आपके साथ हम 10 कदम चलने को तैयार हैं। और जब आप हिंदी भाषा अध्ययन में आएंगे तो निसंदेह आपको इस तरह की चीजें मिलेंगी कि जिससे समाज जिसे सफल मानता है, जिस सफलता की सरणी में समाज जिसको देखता है, उस सरणी में आप देखे जा सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया मंगलम जी इतनी महत्वपूर्ण वार्ता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है कि हम लोग आगे ऐसी चर्चाएं करते रहेंगे, कुछ न कुछ, जिससे हमारे और आपके बीच एक संवाद बना रहे। आप सबने सुना और सुनीता जी आपने मुझे मौका दिया अपने साथ बातचीत करने के लिए, तो मैं भी आपके प्रति आभारी हूँ। बहुत शुक्रिया। तो विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप अंत तक इस कार्यक्रम में, इस बातचीत में बने रहे। अगर ये बातचीत पसंद आई हो या कुछ और क्वेरीज आपकी हो, किसी विषय पर आप सुनना चाहते हो, तो मंगलम जी, केड़ा जी, शशांक शुक्ला जी, अनिल कार्के जी, पूरा स्टाफ, बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी यहाँ पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में मौजूद है। तो आप लोग इनके ज्ञान का लाभ ले सकते हैं। तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोग मुझसे बातचीत करना चाहें तो मेरा नंबर है 88 406 49 310। इस नंबर पे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन से संबंधित और खास करके हिंदी अध्ययन से संबंधित किसी भी सवालों को लेकर के आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। आप सबका स्वागत रहेगा। धन्यवाद। शुक्रिया।